अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 9 मई को होने वाले तशद्दुद और जलाओ घिराव के वाकयात के बाद रियासत ने एक्शन लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को जो इस वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस थे उनकी एक बड़ी तादाद को पकड़ लिया गया और फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक पीटीआई का डाई हार्ट रहनुमा जो चंद दिन पहले छीन के लेंगे आज़ादी और हमारी रेड लाइन है का नारा लगा रहा था, चंद दिन की जेल यात्रा बर्दाश्त ना कर पाया और एक ही जैसे स्टेज पर मीडिया के सामने आया, 9 मई के वाकयात पर निदामत का इजहार किया, फौज से मोहब्बत जताई और पीटीआई से राह जुदा की या उसके किसी ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया और खामोशी से चुप की दुनिया में चला गया। जिसके बाद अगले मरहले में एक किंग्स पार्टी बनाने के अमल का आगाज भी हुआ और अब किंग्स पार्टी के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा किया गया है और आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। अडयाला जेल से रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया के सामने आए। मीडिया के किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कि इंसाफ का परचम मेरे हाथ में है। अगले लाहेमल का ऐलान इमरान खान से मुलाकात के बाद करेंगे। के इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी का अगला लाहेमल क्या होगा, क्योंकि जेल में कैद तन्हाई के दौरान भी फवाद चौधरी और कुछ और रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब नजरें इसलिए भी है कि वाइस चेयरमैन है, सेकंड टू चेयरमैन है, यानी अब चेयरमैन पीटीआई के बाद अगर उस तरफ को डिस्क्वालिफिकेशन होती है या मुकदमा उसका ट्रायल फौजी अदालत के अंदर होता है तो बाद में सेकंड टू चेयरमैन कौन होगा, तो शाह महमूद कुरैशी का नाम इस हवाले से हॉट फेवरेट है। किसी भी वक्त कोई पार्टी एक नए नाम से वजूद में आने का इम्कान भी है। इस सारी सूरत हाल के दौरान वो रहनुमा जो हर वक्त 9 रत्नों के हिसार में घिरा रहता था, इतना अकेला हुआ कि सलाह मशवरे के लिए भी चंद लोग मैसर ना हुए और अब उसे एक ऐसी फिक्र सताने लगी है कि जल्द या बदेर उसे आर्मी एक्ट के तहत सजा सुनाकर पाबंदे सलासल और सियासत से नाअहल किया जा सकता है। आजकल वो तवातुर से इस खदशे का इजहार भी कर रहा है। उनके इस खदशे को तकवीत कुछ सीनियर हुकूमती वज़रा के बयानात से भी मिलती है, जिनमें ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह सर फहरिस्त है, जिनका मानना है कि वाक़यात का बराह रास्त ताल्लुक साबिक वज़ीर आज़म से, जिनकी सज़ा उन्हें जल्द भुगतना होगी। इसके लिए उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में किया जा सकता है। इलाके में उस रहायशगाह के उस हिस्से में जो उनका कैंप ऑफिस था, वहाँ पे हसास तनसीबात थी, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी, उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होंगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? क्या वो फिर जो है वो किसी जो है वो यूनियन काउंसिल की जो है वो पंचायत है वो जाके उनकी इंक्वायरी करेगी? बादी तहरीक इंसाफ मकाफात अमल का शिकार है। उनकी खातिर उनके कुछ हैंडलर्स ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को बदस्ते बाजू जेल यात्रा कराई और अपने खिलाड़ियों को जिताने के मैदान साफ कर दिया कि वो आसानी से जीत सके। नवाज शरीफ को सियासत से नाअहल किया और मुल्क बदर होने पर मजबूर भी किया। आज वही नवाज शरीफ बादी तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक को अल्लाह की लाठी करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया था और उनका मुखातिब खुद अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। जो उन्हें नाअहल कराने के लिए दिन रात एक किए हुए था, आज खुद अल्लाह की पकड़ में आ चुका है। आपको माइनस करते रहे, आज खुद माइनस हो रहे हैं। वो मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं जो कुछ हो रहा है अल्लाह कर रहा है। नवाज शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरीम नवाज भी शहर शहर नगर नगर जाकर यही बयानियां फैला रही है कि कुदरत अपना इंतकाम ले रही है। नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले आज खुद मिट चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी जगह पर ताहाल मौजूद है। मुस्लिम लीग नून को मिटाने वाले, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए कई चले गए। उस रब्बे करीम के फजलो करम से मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेगा। सियासी चाले और हिकमत अमली अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सियासी हरीफ को दीवार से लगाने के बाद हुकूमत को असल चैलेंज मईशत के मैदान में दरपेश है, जिसको संभालने में हुकूमत गुज़श्ता 14 माह में बुरी तरह नाकाम दिखाई दी है। इस दौरान आम इंतखाबात का बिगल बजने को है। हुकूमत इस वक्त दो धारी तलवार पर मुश्किल से सफर पर गामजन है।
अक्टूबर आम इंतखाबात का महीना है और इंतखाबात कराने के जुज़्वे तरकीबी का बुनियादी अंसर अवामी रिलीफ से जुड़ा है। यही वो अंसर है जो हुकूमत फराहम करने में नाकाम है, जिसके बाइस अक्टूबर में मुतवक्के और तयशुदा इंतखाबात के अल्तवा के बारे में चहमगोइयाँ और अंदाजे शुरू हो गए। ऐसी इतलात गर्दिश कर रही है कि मार्च 2024 में इकट्ठे इंतखाबात कराने का मंसूबा ज़ेर गौर या तकमील के मराहिल में है। इन खदशात की सच्चाई के बारे में कोई हतमी राय तो कायम नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हर सवाल का जवाब नफ़ी में मिलता है। इसलिए इंतखाबात के अल्तवा की खबरें खदशों से हकीकत महसूस होती हैं। इलेक्शन से पहले माहौल का साजगार होना, नवाज शरीफ की वापसी, ऐसी ख्वाहिशें हैं जो मुस्लिम लीग नून तवातुर से करती रही है। तहरीक इंसाफ कॉर्नर्ड होने से इलेक्शंस का माहौल तो साजगार हो चुका है, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ की वापसी के प्लान पर अमल दरामद होना बाकी है। उनके केसेस का खात्मा, सियासत में दोबारा से वापस आना वो मराहिल है जो वक्त तलब है और 3 से 4 माह के मुख्तसर अरसे में इसको अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल पे दिखाई देता है। नामुमकिन तो है। और इलेक्शंस में कामयाबी का दूसरा बड़ा अंसर मुस्लिम लीग नून के लिए आवाम को रिलीफ देना भी है। इस हवाले से हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है क्योंकि रिलीफ देने के लिए सरमाए की ज़रूरत है जो हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत जैसे तैसे सब्सिडीज़ का बंदोबस्त कर भी ले तो IMF का सख्त नाराज़ होने का खदशा अलग से मौजूद है। IMF पैकेज को ऑन ट्रैक लाना या पिछला मुआहिदा ख़त्म करके नया मुआहिदा करने के लिए भी हुकूमत को वक्त दरकार है। हुकूमत आदाद शुमार के गोरख धंधे से आवाम को बहलाने के लिए ढेरों सब्सिडीज़ देने का इरादा तो रखती है। अब एक आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। घरेलू सारिफीन को RLNG फराहम करने के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। बजट में पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। PSO के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए 11 अरब रुपए की सब्सिडीज़ की तजवीज़ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मख्तस करने का इरादा रखती है। इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए 7 अरब रुपए की सब्सिडी देने का इरादा है। फिलहाल ये हुकूमती इरादे और तजावीज़ हैं, लेकिन ये कितनी काबिल अमल हैं ये अलग सा। पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग तकरीबन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो भी अरबों रुपए में, तकरीबन 25 अरब डॉलर का हुजम है। कर्जों का हुजम हर दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा अप्रैल के इख्तिताम तक सालाना बुनियादों पर 34.1% इजाफे के बाद 586 खरब रुपए हो गया है। जारी आदाद शुमार के मुताबिक माहाना बुनियादी कर्जों में 2.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तवील अरसे से तवाज़ुन अदायगी के बहरान से लड़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 1 महीने की दरामदात को पूरा कर सकते हैं। अब मुल्क की डेट सर्विसिंग मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है क्योंकि शरह सूद बढ़कर गैर मामूली सतह तक पहुंच चुकी है, जबकि तारीखी महंगाई का भी सामना है। ये तमाम अवामिल और बढ़ता हुआ बोझ वफाकी हुकूमत को सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से रोक रहा है। इसलिए पूरे वसूख से ये बात नहीं की जा सकती कि वाकई हुकूमत इस साल इलेक्शंस कराने का सोच रही है या फिर किसी मुतबादिल प्लान पर वर्किंग कर रही है। हुकूमती इत्तेहादी भी तयशुदा टाइमिंग के मुताबिक इलेक्शंस कराने के बयान तो देते देते अब अचानक सलाह देने के बयान जारी कर रहे हैं जो शुकूक व शुबहात में इजाफे का बायस भी बन रहे हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शंस मुकर्रर वक्त पर होने जैसे सीधे सवाल का जवाब देने की बजाय इसे मुशावरत से मशरूत करके रख दिया। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के बेड़ चढ़ा दें या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। इस वक्त सीनियर कॉलम नवीस तजियाकार सरबराह पिलराट अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पंजाब में इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सके, 90 रोज़ में नहीं हो सके, लेकिन मरकज़ में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर यानी अक्टूबर में हो जाए, ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है? मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे। देखिए मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ की तरह की चीज़ हो जाए फिर तो बात अलग है, फिर तो 11-11 साल भी गुजर जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना इंतहाई ज़रूरी है हमारी नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, तो उस सूरत में ये नवंबर अक्टूबर के इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये साबका इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए तो उसकी बहरहाल एक कमज़ोर या जैसी भी समझ लें, मेरे ख्याल में नहायत मजबूत दलील ये थी कि हम ये केयर टेकर गवर्नमेंट के सिस्टम के होते हुए
5 एंटिटीज़ के इलेक्शन अलग अलग नहीं कर सकते थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लकूना रह गया था जिसकी वजह से। लेकिन अब अक्टूबर नवंबर में तो इस किस्म की कोई रीज़न नहीं है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन हो सकते हैं, होने चाहिए, लिहाजा कोई वजह नहीं कि इलेक्शन ना हो। सर, पार्लियामान की मुद्दत मयाद में 1 साल की तोसी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आपके नज़दीक ये तजवीज़ काबिल अमल है या हो सकता है ऐसा? जी हो सकता है। हो सकते से मुराद ये है कि कानून के अंदर, आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। यानी जब आप प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कर दें अंडर आर्टिकल 232, तो उस प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के तहत आप फिर 1 साल तक कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन 1 साल आगे जा सकते हैं। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सूबाई असम्बली के लिए ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। सूबाई असम्बली के इलेक्शन आगे नहीं जा सकते, उनकी मुद्दत नहीं बढ़ सकती, जिसका मतलब ये हुआ कि फिर ये इलेक्शन स्टैगर्ड होंगे फिर, और वही रीज़न विल कम इन टू प्ले जिसकी वजह से एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हो सके, कि स्टैगर्ड इलेक्शन नहीं हो सकते केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन देना कौमी असम्बली को 1 महीने 1 साल की, और फिर इंतखाबात को मुलतवी करना, ये बिल्कुल मेरे ख़्याल में तो काबिल अमल बात नहीं है। और इम्पॉसिबल भी मुझे इसलिए लगती है कि हमेशा माजी में जब प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी हुआ तो सिवाय 2-4 इस्तिस्नात के बाकी अक्सर मौक़ों पे अदालतों ने उसे अनलॉफुल करार दिया और उसको रिवर्स कर दिया। तो मुझे अब भी यही लगता है कि अगर अब ये करेंगे तो अदालतें उसे अनलॉफुल करार दे देंगी और ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए ग्राउंड्स मौजूद है? इस वक्त तो मौजूद नहीं है। अगर आप बात खदशात की बात करें, उनकी बात अलग है, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तो नहीं है। इस वक्त तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्ट्रीट्स में मौजूद नहीं है। जी 1-2 दिन के लिए हुई और फिर आपने उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काबू पा लिया, और इस वक्त तो हालात बिल्कुल काबू में हैं। लेकिन अगर आप अभी आपके पास टाइम है, अगस्त तक आपकी मुद्दत है, अगर आप अगस्त में कोई ऐसी सूरत हाल देखें जिसकी बुनियाद पे प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ज़रूरी है, फिर बात अलग है। तो लेकिन मेरा अब्दुल्ला साहब, इकोनॉमिक इमरजेंसी कोई मजबूत जवाब नहीं है? नहीं, इकनॉमिक एमरजेंसी को मजबूत जवाब बिल्कुल नहीं है। इकनॉमिक एमरजेंसी में तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाना और भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हुकूमत सिर्फ चंद महीनों की मेहमान हो, वो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कोई खातिर खा ठोस इकदाम नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें से बहुत से इकदाम अनपॉपुलर होते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपने 6 महीने 12 महीने के बाद इलेक्शन के लिए जाना है, तो आप फिर वो इकदाम लेने से गुरेज करेंगे। लेकिन अगर आप 5 साल का मैंडेट मिल गया है तो फिर शायद आप ये कर लेंगे पहले 1-2 साल ये काम। तो इसलिए मेरे ख्याल में इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे अगर करना हो फिर तो ये बहुत ही कमज़ोर दलील है इंतखाबात को 1 साल आगे डेफर करने। देखिए, ये हुकूमत 2 धारी तलवार पर है ना। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माइनस फार्मूला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए की एलिमिनेशन होनी चाहिए। दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है या प्रोमिनेंट एजेंडा है वो इकॉनमी है। तो पहला एजेंडा, जहाँ तक पहले की बात है, तो आपको वहाँ पे माइनस इमरान खान प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है, वो होता हुआ नजर आ रहा है, फिजिबल है? नहीं, माइनस इमरान खान अगर आप मसनूई तरीक़ों से करना चाहते हैं तो फिर तो वो कभी भी नहीं होगा और ना वो दुरुस्त तरीका है। लेकिन अगर आप माइनस इमरान खान सियासी तरीके से करते हैं, सियासी मैदान में करते हैं, आप साबित करते हैं कि वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं और फिर लोग उनको वोट नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते, वो बात ठीक है, वो आपको हक हासिल है, हर एक को हक हासिल है। लेकिन मेरे ख्याल में माइनस इमरान खान करना ये किसकी रिक्वायरमेंट है और ये क्यों रिक्वायरमेंट है, और किसी को भी माइनस करना क्यों रिक्वायरमेंट है? मैं इमरान खान की बहुत सी चीज़ों को नापसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत पुअर गवर्नेंस की, मैं समझता हूँ उन्होंने पुअर फैसले किए कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने के, सूबाई असम्बली को रिजॉल्व करने के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको हक हासिल है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड में वो इलेक्शन लड़ें और जीत जाएं तो बिल्कुल हुकूमत करें। देखिए, मगर 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को भी तो माइनस किया गया था। गलत किया गया, वो बिल्कुल ही गलत किया गया। उसने तो हमारी कमर तोड़ दी है।
मैं तो समझता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया उनको कोर्ट मार्शल करना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत, और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ये तो बाकी बातें हैं, ये तो उसी का शाखसाना है जो चल रहा है, उसको भी नहीं करना चाहिए था। और इमरान खान को भी आप एलिमिनेट करना, ये किसकी पता नहीं रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो कोर्ट मार्शल, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का कह रहे हैं, मतलब आप रेफर कर रहे हैं उन सहूलतकारों को जिन्होंने को सहूलतकारी उस वक्त दी और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया? बिल्कुल, मैं ये बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ आते जाते रहते हैं मुल्क के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ को निकालने से जो मुल्क का हाल किया इन्होंने, मुल्क के साथ बहुत बुरा किया। इसलिए मेरे ख्याल में दे आर एम्पली क्वालिफाइड कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। देखिए, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी उनके कोर्ट मार्शल की बाज़गश जरूर है। ये तो बातें हो रही है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट मार्शल होगा या होना चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान को बराह रास्त, हाँ अगर आप साबित कर दें कि उसने ये साजिश की थी, अस्करी तनसीबात पे हमले की, जैसा कि बात हो रही है, तो फिर बात अलग से होगी। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि वो जब तक ये साबित ना हो जाए, मैं नहीं समझता कि वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये सियासी तौर पे भी कोई अच्छी बात नहीं है कि एक पॉपुलर लीडर को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करें और उसके कोर्ट मार्शल कर दें। उसका क्या काम है सियासतदान का? उसके खिलाफ और बहुत से फोरम है जिस पर मुकदमा चलाएं, अपने निज़ाम अदल को बेहतर करें। निज़ाम अदल आपसे ठीक होता नहीं, और आप चंद सालों के बाद फिर मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की बात करते हैं। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो कोर्ट मार्शल है, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल, इसकी इब्तदा तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी के केस पे भी से हुई थी ना। उस वक्त भी तो वक्त के वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हुआ था और उसको फेस करना पड़ा था। नहीं, ये दुरुस्त है कि आर्मी एक्ट के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है, ये कानूनी है। इसके ऊपर ना तरमीम की पीपल्स पार्टी ने, ना तरमीम की PMLN ने, ना इमरान खान साहब की PTI ने की। ये कानून में मौजूद है। इसलिए अगर ये ट्रायल होगा किसी सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। लेकिन मैं तो सियासी तौर पे कह रहा हूँ कि सियासी तौर पे देखिए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी हों या बाकी कुछ और लोगों हों जिनको फ़ौज ने ट्राई किया या फ़ौज ने उनके ऊपर उनको टारगेट किया, तो उसके नताइज क्या निकले? हम वो नताइज अच्छे नहीं हैं, हम दोबारा वो नताइज नहीं चाहते। तो ये जो जोड़ तोड़ और टूट फूट हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स सामने आ रहे हैं, अब आप क्या समझते हैं, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? फ़ायदे का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान तो PTI को हो रहा है। नुकसान PTI को हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? क्या इतना नुकसान हो जाएगा कि वो बिखर जाएगी? क्या इतना नुकसान होगा कि वो इलेक्शन हार जाएगी जब भी होगा, या वो हिस्सा नहीं ले पाएगी? यह भी वक्त बताएगा। लेकिन नुकसान तो PTI को हो रहा है, और गेन जिन लोगों को हो रहा है वो बज़ाते खुद कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। मतलब जहांगीर तरीन साहब के अगर ग्रुप को फ़ायदा होगा तो वो कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है नेशनल लेवल पे, ना ही पंजाब के लेवल पे। सिर्फ साउथ पंजाब में वो एक अच्छे ग्रुप के तौर पे इमर्ज कर सकते हैं जो एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। और इसी तरह से थोड़ा सा गेन पीपल्स पार्टी को हो रहा होगा साउथ पंजाब में। लेकिन हो सकता है MKM को हो जाए कराची में, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा, जिससे कोई गेम चेंज हो जाए, वो सिर्फ इतनी होगी कि इमरान खान साहब और PTI हुकूमत में नहीं आएगी। लेकिन फ़ायदा किसको होगा इसका, ये वक्त बताएगा मेरे ख्याल में। अहमद बिलाल साहब, लास्टली एंड क्विकली, जो दूसरा प्री रेक्विजिट है इस हुकूमत के लिए कि वो इलेक्शंस में जाए, उसको मुकम्मल करके, वो है इलेक्शन बजट। तो अगर हुकूमत ने इंतखाबात में जाने का फैसला कर लिया, फिर तो इलेक्शन बजट एक्सपेक्टेड है। आपको लग रहा है कि इलेक्शन या पॉपुलर बजट होगा? जी, मेरे ख्याल में ऐसा होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी सियासी हुकूमत जो इलेक्शन में जाने वाली हो, उसे सियासी बजट हस्ब इस्तिताअत देना पड़ता है। ये हमारी जमहूरी हुकूमतों की और सियासी हुकूमतों की ये कमज़ोरी है। ये बहुत कमज़ोर हिस्सा है हमारे पॉलिटी का। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं, दुनिया के हर हिस्से में होता है कि इलेक्शन से पहले आप इस किस्म की जो चीज़ें करते हैं पॉपुलर होने के लिए करते हैं। इसलिए मैंने कहा था 5 साल का मैंडेट हो जाए तो पहले 2-3 साल आप अनपॉपुलर फैसले कर लेते हैं और फिर बाद के 2 सालों में चीज़ें पॉपुलर होने के लिए करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि किसी हद तक के पॉपुलर बजट होगा जितनी हमारे अंदर इस्तिताअत है। और शायद इसी वजह से हम जो IMF के साथ साइन करने के लिए मुझे नहीं लगता
कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात तो होने हैं, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। IMF के साथ जो भी सिचुएशन है, हुकूमत इसके बरक्स एक पॉपुलर बजट देना चाहती है। गुफ्तगू आपने सुनी, एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑडियोज़ की जंग पर बात करेंगे। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ अर्सा पहले ऐसी ऑडियोज सामने आती हैं जिसमें मौज़िज़ अदलिया के किरदार को मशकूक बनाया जाता है। इन तहलका खेज ऑडियोज़ का ताल्लुक आला अदलिया से होता है और इन ऑडियोज़ को लेकर अवाम में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। और हुकूमत भी चूँकि कई मामलात में बतौर एक साइल अदालत के चक्कर काट रही थी, इसलिए हुकूमत ने यह बेहतर समझा कि इन ऑडियोज़ की तहकीकात होनी चाहिए ताकि साइल का निज़ाम अदल पर एतमाद बहाल हो सके। इसलिए हुकूमत एक कमीशन बनाती है जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को इन ऑडियोज़ की हकीकत का पता चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन अगले ही रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल करके इसे गैर कानूनी करार दे देते हैं। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से अपनी सरबराही में एक बेंच बनाया जाता है जिस पर हुकूमत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एतराज़ लगा देती है। आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान इस बेंच के सामने पेश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी खासे एतराज़ात उठाए हैं इस ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर। चीफ जस्टिस रिजर्वेशंस है, पटिशनर भी एतराज़ात का इजहार कर रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार हसन अयूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। हसन अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि एक तरफ तो पटिशनर के एतराज़ात हैं, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एतराज़ात उठा दिए इस ऑडियो लीक कमीशन पे। तो क्या समझा जाए, फैसला तो अभी नहीं आया है लेकिन रिमार्क्स की सूरत समझा जाए कि यही रिफ्लेक्ट करेगा फैसले में भी? जी, आज आपको मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि जो आज जिस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है वो बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ आयद किया है इस 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस के ऊपर, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर है। और जो एतराज़ है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जो ये मुफादात के टकराव का मामला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है इशू है, और इसके तनाजुर के अंदर इन 3 जजेस को रिक्यूज करना चाहिए, यानी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। इसके ऊपर आज इसके हक में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल दिए। उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं आबिद जुबैरी, उनके वकील शुएब शाहीन ने जो है वो दलाइल दिए और उसके बाद फिर जवाब हुआ। उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बुनियादी तौर के ऊपर जो रिजर्वेशन थी वो तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से उठाई गई। उन्होंने जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फेडरल कैबिनेट की, जिसको जो है वो आगे से डिस्प्यूट किया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि अगर तो 19 मई से कबल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है फिर तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर 19 मई के बाद की है तो फिर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि फेडरल कैबिनेट ने अपना माइंड अप्लाई करके ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जिसमें उन्होंने एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि SRO इशू हुआ है जो इंक्वायरी जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर के ऊपर इसका मामला जो है वो मामला ये है कि जो आवाम है उस पर अदलिया के एतमाद को बहाल करने के लिए इन ऑडियो लीक्स की जो है वो तहकीकात की जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना जो SRO इशू किया है उसके मुताबिक जो ऑडियोज़ हैं ये किसने जो है ये बनाई है, ये मामला बाद में है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद हैं। जब पब्लिक डोमेन के अंदर आ चुकी हैं तो फिर इनके मुसद्दिका होने या गैर मुसद्दिका होने के हवाले से जो है वो जांच वो जुडिशल कमीशन के जरिए ही कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो अदलिया के जो जजेस हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी हसन अयूब साहब, जितने भी एतराज़ात उठाए गए आज खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हो या खुद चीफ जस्टिस का ये कहना हो कि जो एग्जेक्टिव है वो अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती, और फिर शदीद एतराज़ इस बात पर था कि हुकूमत ने अपने वसाइल का इस्तेमाल करके क्या ये जांच लगाने की कोशिश की कि ऑडियोज़ दुरुस्त है या ऑडियोज़ आ कहाँ से रही हैं, इनका सोर्स क्या है, माखिज़ क्या है। तो जितने भी एतराज़ात उठाए गए ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, आप इत्तफाक करते हैं इनसे? देखिए, एतराज़ किसी हद तक जो है वो दुरुस्त है कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अब इस चीज़ के अंदर एक चीज़ ये भी है कि हुकूमत का भी जो कमीशन तश्कील दिया है वो अदलिया की साख के हक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंक्वायरी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, अगर हुकूमत चाहती है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इनकी जो है मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका होने के हवाले से जो है वो तहकीकात करवा सकती है।
उसमें जजेस को फिर बुलाना जो है इटसेल्फ जो उस JIT के सामने या जजेस की फैमिली को बुलाए, तो क्या वो दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल मुताबिक अदालत ने हेस्ट के अंदर या आई डोंट नो कि क्या उनके जहन में आया कि उन्होंने फौरन ही जुडिशल कमीशन के खिलाफ जो है हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और उसको काम से रोक दिया। हालांकि अब ये मामला यहाँ पर रुकना है नहीं, क्योंकि इसकी तहकीकात तो होनी है। अब ये है कि महीना गुजर जाए, 2 महीने जाए, सितंबर गुजर जाए, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये मामला यहाँ पर ठप हो जाएगा? ये दाखिल दफ्तर तो नहीं होगा, फिर कल इसकी तहकीकात होगी और उस वक्त शायद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो है अपने ओहदे पर मौजूद ना हो, तो फिर भी तो ये होना है। तो अगर बेहतर ना होता कि चीफ जस्टिस अपने दौरे जो है वो बतौर चीफ जस्टिस जो है इस तमाम मामले के जो है वो तहकीकात करवा लेते और उसके बाद जो भी फाइंडिंग आती जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन था। नहीं, लेकिन वो तो मानते नहीं है ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। वो तो कहते हैं कि एलिगेशंस लगा दे और आप फिर जज को कहीं रिक्यूज कर दे, तो ये तो एक मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि ये इख्तियार आपको किसने दिया कि आप तशहीर शुरू कर दें इन ऑडियोज को जांचे बगैर कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। फिर इंटीरियर मिनिस्टर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? तो उसके ऊपर भी उनको काफ़ी गम गुस्सा था इस बात पर। देखिए रिहान साहब, वो बड़ी इजी बात थी कि अगर वहाँ पर कमरा अदालत के अंदर 2 लोग मौजूद थे जिनकी ऑडियोज जो है वो लीक्स हुई हुई है और जिनका जिक्र जो है अटॉर्नी जनरल ने अपनी लिस्ट में जो कि ऑडियोज का जिनका हवाला दिया है उनका जिक्र किया। उसमें एक आबिद जुबैरी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ऑडियो थी, और दूसरे अब्दुल कयूम सिद्दीकी को जो कि जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो उनको बुला लेते हैं, उनसे हलफ ले लेते हैं, कहते हैं कि आपकी ये गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। या तीसरी बात थी कि क्या चीफ जस्टिस को अपनी सास की आवाज़ का नहीं मालूम या कभी अभी तक उनका रब्ता नहीं हुआ होगा उनसे कि ये आपकी गुफ्तगू थी जो है वो नहीं। लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना। देखिए, ऑडियोज वीडियोस के कोर्ट के सामने एडमिसिबल होने के लिए भी कुछ कवायद तय किए गए हैं। आपको पता होगा जज अरशद मलिक केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो गालिबन 14 पॉइंटर्स दिए थे कि कौन सी ऑडियो या वीडियो एडमिसिबल हो सकती है। तो क्या इसके लिए हुकूमत ने को काम किया? नहीं, उसमें देखिए बड़ी चीज़ ये है कि क्रिमिनलिटी देखनी है कि जो अगर किसी की ऑडियो लीक हो जाती है और वो तकरीबकारी के हवाले से है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एडमिसिबल होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। वो देखना होगा कि क्या जो ऑडियो है क्या ये वाकई इसमें कोई क्रिमिनलिटी है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका फ्रांसिक होना है ना, तो फ्रांसिक करने का तो ये भी अदालत हुक्म दे सकती है कि फ्रांसिक कर लें कि ऑडियो जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये तो चीज़ें देखनी है, वक्त के साथ देखिए ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है कि मामला अंडर द कारपेट ही जो है वो किया जा रहा है। अब एक और चीज़ देखने वाली है कि अभी इस केस का फैसला महफूज हो गया, अभी शाम तो होगी, अभी तक तो फैसला नहीं आया। जो तहरीरी ऑर्डर देना है कि क्या वो जजेस रिक्यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इससे बड़ी क्या बात होगी कि चीफ जस्टिस की अपनी सास का मामला है और क्या सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर 15 जजेस हैं जो बाकी इन 3 के अलावा जो बाकी 12 जजेस हैं। अच्छा हसन अय्यूब साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, आप बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में आज अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 4 का भी हवाला दिया कि अजीज और अकारिब दोस्त अहबाब का अगर कोई मामला है तो वो जजेस नहीं सुन सकते हैं। लेकिन मुझे क्विकली बता दीजिएगा सिर्फ कि ये जो जुडिशल कमीशन है, आपको लग रहा है कि ये इसकी कोई लाइफ है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, या ये फाइलों की नजर ही हो जाएगा? एटलीस्ट जब तक आपने सितंबर का हवाला की दिया तब तक तो ये काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा जुडिशल कमीशन। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे ये काम करता हुआ इसको काम करने दिया नहीं जा रहा। अब देखना ये है कि अदालत जो है वो क्या करती है। बज़ाहिर अगर उस बड़े दिल का मुजाहरा किया जाए और तहकीकात कराने की इजाज़त दे दी जाए, यानी उनको चीफ जस्टिस को 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर या जस्टिस काजी फाइज़ के ऊपर एतमाद नहीं है या सुप्रीम कोर्ट को एतमाद नहीं है कि देखिए कल सितंबर के बाद। हसन अय्यूब साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। कता कलामी के लिए माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अय्यूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जरा इकोनॉमिक डोमेन में हुकूमत क्या कर रही है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हस्बे साबिक और हस्बे रिवायत इस हुकूमत ने भी माशी नाकामियों का तमाम तर मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया है। आज वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने जो इकोनॉमिक डोमेन में हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पर क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। बहरान विरसे में मिला, इसकी 2 वजूहात थी। एक, इंतहा दर्जे की मिसमैनेजमेंट की गई, इनकॉम्पिटेंस थी, और दूसरे 2018 और 22 के दरमियान पाकिस्तान की तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। डे टू डे गवर्नेंस की जाती थी, ना कोई 3 ईयर प्लान था, ना कोई 5 ईयर प्लान था, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान था। नतीजा ये है कि हम ड्रिफ्ट करते रहे, जिधर भी हवा का जोर आया उस तरफ मईशत चली गई।
अब इन माशी मसाइल का हुकूमत के पास हल क्या है, ज़रा वो हल भी मुलाहिजा हो। दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। और इसी तरह जो गीज़र्स हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उनको अपग्रेड किया जाए। अब हुकूमत ने दुकानें और कमर्शियल मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। ये इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला हुआ और 1 जुलाई से दुकानें और कमर्शियल मार्केट्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ ताजिर कम्युनिटी है जिसकी तरफ से इस फैसले पर सख्त तनकीद की जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने ऐसा फैसला किया तो ताजिर बरादरी जो है वो सड़कों पर आ जाएगी और सरापा एहतजाज होगी। हुकूमत इस तरह के फैसले करती रहती है लेकिन वो फैसले कंसिस्टेंट नहीं होते। अल्टीमेटली जब पॉलिटिकल कैपिटल जाता हुआ देखते हैं तो फैसलों को रिवर्ट करना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं है और अब भी हुकूमत कह तो रही है और ये दिस इज द ओनली डिसीजन विच द गवर्नमेंट हैज टेकन सो फार। अगर यही इनके पास सोल्यूशन है तो फिर तो अल हफीज़ो अल अमा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।